आज हम एक ऐसे एयरप्लेन की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसने ना सिर्फ मलेशिया को बल्कि पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। एक ऐसी घटना जो मॉडर्न एविएशन के इतिहास में एक काला धब्बा बन गई, एक पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. Flight MH370 entered in the southern Indian Ocean. 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर रोज की तरह चहल पहल थी। फ्लाइट्स आ रही थी और कई फ्लाइट्स जा रही थी। इसी भीड़ में एक फ्लाइट थी मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370। ये एक बोइंग 777-200ER विमान था जो दुनिया के सबसे सेफ और रिलायबल जेट्स में से एक माना जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 9MMRO। इस प्लेन को रात 12:41 पर कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यात्री अपनी सीट पर बैठ चुके थे। कैबिन क्रू अपनी ड्यूटीज कर रहा था। प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स और 227 यात्री, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। यात्री अलग अलग देशों से थे, लेकिन सबसे ज्यादा चाइना के 153 और मलेशिया के 50 नागरिक थे। क्रू पूरा मलेशियन था, जिसमें कैप्टन थे 53 साल के ज़ाहरी अहमद शाह। वो बहुत ही अनुभवी पायलट थे, जिनके पास 18,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर 27 साल के फारिक अब्दुल हामिद, जो अपनी बोइंग 777 के फाइनल ट्रेनिंग चेक के लिए तैयार थे। मौसम साफ था, फ्लाइट्स के लिए कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। प्लेन ने रनवे पर दौड़ लगाई और मलेशियन वक्त के मुताबिक 12:42 पर एयरप्लेन ने टेक ऑफ किया। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से ही हो रहा था। फ्लाइट ने अपनी शुरुआती चढ़ाई पूरी की और अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। कॉकपिट में कैप्टन ज़हीरी और फर्स्ट ऑफिसर फारिक ने कमान संभाली हुई थी। ग्राउंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी ATC से उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल नॉर्मल था। रात 1:01 पर प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजर रहा था। मलेशियन एयर स्पेस के एज पर कुआलालंपुर ATC ने MH370 को अगले कंट्रोल सेंटर, जो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में था, उससे कांटेक्ट करने को कहा। रात 1:19 पर MH370 के कॉकपिट से आखिरी बार आवाज आई। ये आवाज फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद की मानी जाती है। उन्होंने मलेशियन ATC को कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक स्टैंडर्ड साइन ऑफ था, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। लेकिन इसके ठीक बाद कुछ अजीब हुआ। रात 1:21 पर जैसे ही प्लेन मलेशियन और वियतनामी एयर स्पेस के बीच नो मैंस लैंड में एंटर हुआ, वो अचानक गायब हो गया। गायब होने का मतलब है कि प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया या काम करना बंद कर गया। ट्रांसपोंडर एक डिवाइस होता है जो प्लेन की आइडेंटिटी, एल्टीट्यूड और स्पीड जैसी कई जानकारियां ग्राउंड रेडार को भेजता है। जैसे ही ट्रांसपोंडर बंद हुआ तो ATC की स्क्रीन से MH370 की लोकेशन गायब हो गई। पहले तो कंट्रोलर्स को लगा कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। उन्होंने बार बार MH370 से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और साथ ही साथ वियतनामी कंट्रोलर्स ने भी कोशिश की, पर उधर से भी सिर्फ खामोशी ही हाथ लगी। धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि मामला गंभीर है। एक पूरा बोइंग 777 यूं ही रेडार से गायब नहीं हो सकता। कहाँ गया प्लेन? क्या हुआ उसके अंदर? ये सवाल ATC में मौजूद हर एक शख्स के दिमाग में कौंधने लगा। इसी उलझन और शुरुआती खोजबीन में कई घंटे बीत गए। ना प्लेन का कुछ पता चला, ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। सुबह होते होते ये खबर दुनिया भर में फैल गई कि मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट लापता है। एयरलाइंस ने कंफर्म किया कि MH370 से कांटेक्ट टूट गया है। यात्रियों के परिवार वाले एयरपोर्ट्स पर जमा होने लगे। उनकी आंखें डर और खौफ से भरी हुई थी। फौरन एक मल्टीनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। शुरुआत में सारा फोकस साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड पर था। ये वही इलाका था जहां प्लेन का आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था
और जहां उसे बीजिंग के रास्ते पर होना चाहिए था। मलेशिया, वियतनाम, चाइना, सिंगापुर, यूएसए और कई दूसरे देशों ने अपने एयरक्राफ्ट इस खोजबीन में लगा दिए। सब यही मानकर चल रहे थे कि अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो उसका मलबा कहीं आसपास ही मिलेगा। दिन रात खोजबीन चलती रही। समुद्र की सतह को छान मारा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ना कोई तेल का निशान, ना कोई मलबे का, और ना ही कोई लाइफ जैकेट। कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत अजीब था कि इतना बड़ा प्लेन बिना कोई निशान छोड़े आखिर कहां गायब हो गया। मिलिट्री रेडार का चौंकाने वाला खुलासा। सर्च ऑपरेशन को चलते हुए कुछ दिन हो गए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तभी मलेशियन मिलिट्री ने एक ऐसी जानकारी दी जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल कर रख दी। मिलिट्री के पास प्राइमरी रेडार होते हैं, ये सेकेंडरी रेडार से अलग होते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर लौटने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। प्राइमरी रेडार सिविल एटीसी के रेडार से ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी और एल्टीट्यूड नहीं बताता, सिर्फ उसकी पोजीशन दिखाता है। मलेशियन मिलिट्री के प्राइमरी रेडार डाटा ने दिखाया कि रात 1:21 पर ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद MH370 गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया था। प्लेन लेफ्ट की तरफ से तेजी से मुड़ा और अपने प्लान किए गए रास्ते से बिल्कुल अलग दिशा में जाने लगा। वो वापस मलेशिया की तरफ आया, मले पेनिनसुला के ऊपर से गुजरा और फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़कर अंडमान सी की तरफ बढ़ गया। रेडार ने प्लेन को अगले 1 घंटे तक ट्रैक किया, जब तक वो मिलिट्री रेडार की रेंज से बाहर नहीं निकल गया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नॉर्दर्न एंड के पास लगभग रात 2:22 पर यह खुलासा किसी बॉम्ब की तरह गिरा। इसका मतलब था कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं, बल्कि वो कंट्रोल में था और उसे जानबूझकर उसके रास्ते से हटाया गया था। लेकिन किसने और क्यों? क्या ये हाईजैकिंग थी या पायलट ने खुद ऐसा किया? सबसे बड़ी बात, अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो इतने घंटों तक वो कहां था और क्या कर रहा था? सैटेलाइट पिंग्स, एक नई उम्मीद, एक नई पहेली। अब सर्च का फोकस साउथ चाइना सी से हटकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का और अंडमान सी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ एविडेंस सामने आने वाला था। ये एविडेंस आया था लंदन स्थित एक ब्रिटिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनमारसेट से। उनकी एक सैटेलाइट जो इंडियन ओशन के ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में थी, जिसका नाम था इनमारसेट 3F1। उसने MH370 के गायब होने के बाद भी कई घंटों तक प्लेन के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से सिग्नल रिसीव किए थे। ये सिग्नल्स ऑटोमेटिक थे, हैंडशेक्स या पिंग्स की तरह, जो सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए होते हैं, भले ही रेगुलर कम्युनिकेशन ना हो रहा हो। इनमारसेट के इंजीनियर्स ने इस डाटा को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि आखिरी प्राइमरी रेडार कांटेक्ट के बाद भी प्लेन के सैटेलाइट सिस्टम ने सुबह 8:11 तक हर घंटे एक हैंडशेक सिग्नल भेजा था। इसका मतलब था कि प्लेन कम से कम 7 घंटे और 30 मिनट तक हवा में था, अपने ट्रांसपॉन्डर के बंद होने के बाद भी। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन ये सिग्नल सिर्फ ये बताते थे कि प्लेन एक्टिव था, लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते थे कि ये प्लेन कहां था। हालांकि इंजीनियर्स ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन टेक्निक, जिसे बस टाइमिंग ऑफसेट एंड बस फ्रीक्वेंसी ऑफसेट एनालिसिस कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि प्लेन सैटेलाइट के रिलेटिव किस दिशा में हो सकता है। इस एनालिसिस से 2 फ्लाइट पाथ निकले, 2 बहुत लंबे आर्क्स। एक आर्क नॉर्थ की तरफ जाता था, सेंट्रल एशिया के ऊपर से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह। दूसरा आर्क साउथ की तरफ जाता था, दूर सदर्न इंडियन ओशन के ऊपर, दक्षिणी महासागर की गहराइयों में खोज। नॉर्दर्न आर्क वाला रास्ता कई देशों के ऊपर से गुजर रहा था, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री रेडार्स हैं। अगर प्लेन उधर गया होता तो किसी न किसी रेडार ने उसे जरूर देखा होता, लेकिन किसी भी देश ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूड किया कि ज्यादा पॉसिबिलिटी सदर्न आर्क की है। प्लेन ने जरूर इंडियन ओशन के ऊपर साउथ की तरफ अपना सफर जारी रखा होगा। ये मानकर कि प्लेन तब तक उड़ता रहा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने सैटेलाइट पिंग्स के डाटा और प्लेन की पोटेंशियल स्पीड और रेंज के हिसाब से एक नया सर्च एरिया डिफाइन किया। ये एरिया सदर्न इंडियन ओशन में था, एक बहुत ही विशाल, दूर दराज और अनजान समुद्री इलाका। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से हजारों किलोमीटर वेस्ट में ये दुनिया के सबसे गहरे और सबसे तूफानी समुद्रों में से एक है।
अब शुरू होता है एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया ने इस सर्च की लीडरशिप संभाली। कई देशों ने हाईटेक इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड शिप्स और अंडर वाटर व्हीकल्स इस काम में लगाए। उन्होंने समुद्र की सतह के नीचे हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को स्कैन किया, इस उम्मीद में कि वहां प्लेन का मलबा, खास करके उसका फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स ढूंढ पाएं। ब्लैक बॉक्स में CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, जो प्लेन के आखिरी पलों की क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे सकता है। सर्च टीम ने समुद्र की सतह पर भी तैरते हुए मलबे की तलाश जारी रखी। कुछ सिग्नल्स भी डिटेक्ट किए गए जो ब्लैक बॉक्स के ULB यानी अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन से मिलते जुलते थे, लेकिन बाद में वो फॉल्स अलार्म्स निकले। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, समुद्र ने अपने राज को छुपाए रखा। सर्च एरिया को कई बार रिफाइन किया गया, लेकिन MH370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। मलबे के टुकड़े, जवाब से ज्यादा सवाल। जुलाई 2015 में प्लेन के गायब होने के लगभग 16 महीने बाद एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ। इंडियन ओशन में अफ्रीका के कोस्ट के पास एक फ्रेंच आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। वहाँ बीच पर समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ एक प्लेन का हिस्सा मिला। ये एक फ्लैप्रॉन था, प्लेन के विंग का एक मूविंग पार्ट। एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की और ये कंफर्म किया कि ये MH370 के बोइंग 777 का हिस्सा था। ये पहला सॉलिड फिजिकल एविडेंस था कि प्लेन क्रैश होकर समुद्र में ही गिरा था। रीयूनियन आइलैंड उस सदर्न इंडियन ओशन सर्च एरिया से हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन ओशन करंट्स मलबे को इतनी दूर बहाकर ले जा सकती हैं। इसके बाद अगले कुछ सालों में मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मेडागास्कर और तंजानिया की कोस्ट पर भी कुछ और सस्पेक्टेड डिब्री के टुकड़े मिले, जिनमें से कुछ को ऑलमोस्ट सर्टेनली या हाईली लाइकली MH370 का हिस्सा माना गया। लेकिन ये टुकड़े जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर गए। इनसे ये तो पता चला कि प्लेन टूटा था, पर ये नहीं कि क्यों और कैसे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लेन का मेन रैकेज जिसमें ब्लैक बॉक्स होने की उम्मीद थी, वो कहाँ था। इन छोटे टुकड़ों से क्रैश की वजह पता लगाना नामुमकिन था। थ्योरीज का बाजार, क्या हुआ होगा जब कोई सॉलिड सबूत नहीं मिलता तो थ्योरीज और स्पेकुलेशन का बाजार गर्म होने लगता है। MH370 के केस में भी यही हुआ। कई तरह की थ्योरी सामने आई। नंबर 1, मैकेनिकल फेलियर। एक थ्योरी ये है कि प्लेन में कोई कैटास्ट्रोफिक मैकेनिकल फेलियर हुई होगी, जैसे आग लगना या इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल हो जाना। हो सकता है इसी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गए और पायलट्स ने प्लेन को किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच पाते वो बेहोश हो गए, या प्लेन अनकंट्रोलेबल हो गया और ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया। लेकिन इस थ्योरी में ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि ट्रांसपॉन्डर कैसे बंद हुआ और प्लेन ने इतना प्रिसाइज टर्न कैसे लिया। आमतौर पर फेलियर के बाद पायलट डिस्ट्रेस कॉल देने की कोशिश करते हैं। थ्योरी नंबर 2, पायलट सुसाइड एंड मर्डर। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। इसके मुताबिक कैप्टन जाहिरी या फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद ने जानबूझकर प्लेन को हाईजैक किया, कम्युनिकेशन बंद किया और उसे समुद्र में क्रैश करा दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कैप्टन जाहिरी की लाइफ में चल रहे पर्सनल स्ट्रेस या उनके घर पर मिले फ्लाइट सिमुलेटर में सदर्न इंडियन ओशन के रास्ते प्रैक्टिस करने की बात कही गई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मलेशियन अथॉरिटीज और उनके परिवार ने इस थ्योरी को हमेशा खारिज किया है। ये भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा था तो उन्होंने इतने घंटों तक प्लेन क्यों उड़ाया? वो प्लेन क्रैश उससे पहले भी कर सकते थे। थ्योरी नंबर 3, हाईजैकिंग। एक और पॉसिबिलिटी है कि प्लेन को हाईजैक किया गया हो सकता है हाईजैकर कॉकपिट में घुस गए हों और पायलट को प्लेन क्रैश करने पर मजबूर किया हो या मार दिया हो। फिर उन्होंने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया और प्लेन को किसी अनजान मकसद से उड़ाया, लेकिन किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। प्लेन में 2 ईरानियन यात्रियों के फेक पासपोर्ट से ट्रेवल करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई टेरर ग्रुप से लिंक नहीं मिला। अगर हाईजैक हुआ था तो मोटिव क्या था और वो प्लेन को कहां ले जाना चाहते थे? थ्योरी नंबर 4, रिमोट हाईजैकिंग। एक और एडवांस थ्योरी ये है कि प्लेन को रिमोटली हैक करके कंट्रोल किया गया हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बोइंग 777 जैसे प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को रिमोटली हाईजैक करना उस वक्त की टेक्नोलॉजी से लगभग नामुमकिन था। थ्योरी नंबर 5, एक्सीडेंटल शूट डाउन।
कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि प्लेन को गलती से किसी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान मार गिराया गया हो और फिर इस बात को छुपाने की कोशिश की गई हो, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है और इतने बड़े स्केल पर कवर अप करना बहुत मुश्किल होता। हर थ्योरी के अपने सपोर्टर्स और क्रिटिक्स हैं, लेकिन बिना मेन रैकेज और ब्लैक बॉक्स के सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स रिजल्ट्स। मलेशिया ने एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। उन्होंने सालों तक डाटा एनालाइज किया, पॉसिबल सिनेरियोस पर गौर किया। जुलाई 2018 में उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट ने प्लेन के अचानक मुड़ने और कम्युनिकेशन बंद होने को कंफर्म किया और कहा कि ये एक्शंस मैनुअल इनपुट्स के कारण हुए लगते हैं, ना कि ऑटो पायलट के, यानी किसी ने जानबूझ के ये सब किया था। लेकिन रिपोर्ट ये निर्धारित नहीं कर पाई ऐसा किसने किया और क्यों। उन्होंने कहा कि वो किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। रिपोर्ट ने एटीसी की शुरुआती रिस्पांस में कुछ खामियां भी हाईलाइट की। कुल मिलाकर रिपोर्ट ने मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया, बल्कि उसे और गहरा कर दिया। एंड ऑफ द सर्च एंड इट्स फ्यूचर। ऑफिशियल अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन को जनवरी 2017 में सस्पेंड कर दिया। ये फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल और हार्ट ब्रेकिंग था, खास तौर पर यात्रियों के परिवार वालों के लिए जो अब भी जवाब चाहते थे। 2018 में एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ नो फाइंड नो फी बेसिस पर एक नई सर्च शुरू की। उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ महीनों तक एक रिफाइंड एरिया में सर्च किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आज तक MH370 का मेन रैकेज नहीं मिल पाया। समय के साथ न्यू टेक्नोलॉजीज और डाटा एनालिसिस टेक्निक्स आ रही हैं। कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी सैटेलाइट डाटा और डिब्री ड्रिफ्ट पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि वो सर्च एरिया को और बेहतर तरीके से पिन पॉइंट कर सकें। कुछ लोग मानते हैं अगर टेक्नोलॉजी और फंडिंग मिले तो शायद एक दिन प्लेन मिल जाए। एक अधूरी कहानी, एक जिंदा दर्द। मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 की कहानी एक अधूरी कहानी है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सीमाओं को दिखाती है और ये भी कि कैसे एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी हाईटेक दुनिया में बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये उन लोगों की कहानी है जो उस प्लेन में सफर कर रहे थे, और साथ ही साथ ये कहानी है उनके परिवार वालों की और उनके दोस्तों की जो आज भी उनके बिना जी रहे हैं, बिना ये जाने कि उनके अपनों के साथ आखिर हुआ क्या था। उनका दर्द, उनकी अनिश्चितता और उनके जवाब की तलाश आज भी जिंदा है। जब तक MH370 की पहेली सुलझ नहीं जाती, ये हमें एविएशन सेफ्टी, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और इंसानी त्रासदी के बारे में सोचने पर मजबूर करती रहेगी। दोस्तों, हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी आपको? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। I'll see you in the next one.